ओ माय गुडनेस, तुम किस सदी में अचानक पलट गई महरो सरफराज। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये ख़त और रुक्काबाजी का ज़माना नहीं, इंटरनेट का जदीद दौर है। जो काम ज़ुबान नहीं करती वो मोबाइल करता है। एक एसएमएस पूरी क़यामत उठा लाता है। जो काम ज़ुबान से ले रही थी वो मोबाइल से लेती। आखिर पत्थर में सुराख हो ही जाता। कॉल्स, मैसेजेस, चैट, वो कब तक अवॉइड कर सकता था। माहम ने एक मरतबा फिर इसे बुरी तरह लताड़ दिया था। तुम ठीक कहती हो। माहरो ने तस्लीम कर लिया। वैसे एक बात तो बताओ, मोहब्बत में पहल किसको करनी चाहिए, मर्द या औरत? बड़े दिनों से कुल बुलाता एक सवाल वो माहम से पूछ बैठी थी, क्योंकि वो खुद से ज़्यादा माहम को अक्लमंद समझती थी। कुछ देर के बाद माहम सोच में पड़ गई। इनफैक्ट मर्द को, औरत को नहीं। बट तुम्हारी सिचुएशन अलग है। तुम वन साइडेड का शिकार हो। यहाँ तुम्हें पहल करना चाहिए थी ताकि दूसरी तरफ के इमोशंस तक रसाई हासिल हो जाती। सो तुम गिल्टी फील मत करो। माहम ने इसे अपनी समझ के मुताबिक समझाया था। माहरो भी कुछ मुतमईन हो गई। उनकी सोसाइटी में इजहार मोहब्बत टाइप चीज़ें मायूब नहीं समझी जाती थीं। ये एक आम रूटीन वर्क था। किसी से प्यार होना, शादी करना, फिर तलाक की खबर भी सुन लेना। कभी कभी मैं गिल्ट फील करती हूँ। मुझे लगता है ओन अब्बास ऐसा बंदा नहीं था जिसे कोई भी मुंह उठाकर आई लव यू बोल देता। मैं इसके लिए अनजान थी। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। फिर मैंने अचानक एक ऐसी बात कही जो इसके तसव्वुर में ही नहीं थी। आई थिंक मैंने एक मुनासिब बात को एक गैर मुनासिब सिचुएशन में बेमोल करके नाकारा कर दिया है। मैं अपने लफ्ज़ों की कीमत खो चुकी हूँ। माहरों ने अफसरदगी भरे लहजे में अपने अंदरूनी ख्यालात, बेचैनी की गांठ खोली थी। यू डोंट वरी, तुम उल्टा सीधा कुछ मत सोचो। जो तुमने किया बेहतर किया। इस तक अपने खालिस जज्बे पहुँचा दिए। वो अक्लमंद हुआ तो उनकी कदर करेगा, पजीराई करेगा। वैसे भी तुम इससे मोहब्बत करती हो, वो तो अनजान है, क्योंकि इसके जज्बात तुम्हारे लिए ऐसे नहीं। अब्बास को इल्हाम तो होना नहीं था। तुम बताती तो इसे पता चलता। अगर 1960 की हीरोइन बनी रहती तो वो किसी और को डोली में बिठाकर घर ले आता और तुम दिल में अब्बास को बसाकर किसी बिजनेसमैन के रोज़ो शब तबाह करती। मेरे नज़दीक तो इस साफ रेगिंग है, इंतहाई दोहरापन, खुली मुनाफकत, शफाफ धोखा। माहम ने जूस का गिलास खाली करके हाथ झाड़ लिए थे। इसने हत्तल मकदूर माहरों के अंदर से गिल्ट उखाड़ने की कोशिश की थी। तुमने सुना नहीं? किसी ऐसी ख्वाहिश के पीछे भागना फजूल है जिसके ना पूरा होने का गुमान हो, लेकिन किसी ऐसी ख्वाहिश के पीछे भागना सूदमंद है जिसके पूरा होने का कभी इम्कान हो। माहम ने एक मरतबा फिर इसका शाना थपथपा कर उम्मीद दिलाई थी। माहरों के होंठों पर भूली बिसरी मुस्कान उतर आई। माहम, यू आर ग्रेट। मुझे यकीन आ गया, कामयाबियाँ हौसलों से मिलती हैं। हौसले दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त मुकद्दरों से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। इसके अंदर तरोताज़गी की लहर फैल रही थी। ये उम्मीद सुबह जमाल थी जिसके तुलू होने पे सवेरा हर सू सुनहरापन बखेर देता है। रोशनी किरणों को भी जगमगाती है। आज शाम को माइयों की रस्म थी। घर में मेहमानों की चहल पहल से खूब रौनक का समा था। इसके कुछ कज़न ने तो ढोल की मंगवा कर रख ली थी। हर रोज़ ढोलक पे गानों की प्रैक्टिस होती थी। आमिर, यासिर, आशिर भी शरीक हो जाते। फिर इतना हंगामा बपा होता कि हद नहीं। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। मेहमानों के आने से घर सचमुच शादी वाला घर लगने लगा था। एकदम मसरूफियत बढ़ चुकी थी। फरीहा को इन दिनों कामों से आज़ादी थी, सो वो बोर हो होकर थक चुकी थी। ताई और अम्मी से किचन में भी नहीं जाने देती थी। कज़न्स सब कायनात के साथ मिलकर या तो अपना हुस्न निखारती, या लूडो खेलती, या शतरंज की बिसात बीत जाती, और या फिर गानों पे ताने लगाई जाती थी। गर्ज इनमें से किसी के पास भी फरीहा के लिए वक्त नहीं था। इन दिनों इसे शिद्दत से महरो याद आ रही थी। गो के महरो की बहुत सी फ्रेंड्स थी, तहाँ फरीहा ने सिर्फ महरो को ही अपना दोस्त बनाया था। उनकी दोस्ती का एक असूल ये भी था कि वो दोनों ही अपने घर और घरेलू बातों को डिस्कस नहीं करती थीं। वो दोनों एक दूसरे के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थीं। फरीहा को महरो के बारे में इतना पता था कि वो एक बड़े मिल ऑनर की इकलौती बेटी थी। बहुत शौक मिजाज, कुछ नखरीली, मगरूर और हल्ले गुल्ले की शौकीन, और महरो को हमेशा संजीदा मिजाज फरीहा को अपने दिल के करीब लगी थी। इसे याद था जब पहली मरतबा फरीहा महरो को घर लेके आई थी, पूरा घराना इसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया था। कायनात और इसकी भाभियाँ तो महरो के नाम की माला जपती थीं। हत्ता के ताई और ताया भी महरो से बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे। इन चंद दिनों में ही महरो इनके घर में मकबूल हो गई थी। जब वो नहीं आती तो सना, मरियम और कायनात फरीहा का सर खा लेती थी।
तब पहली मर्तबा फरीहा को इसकी अम्मी ने महरो को यहाँ बुलाने पर टोक दिया था। वह तब अम्मी की बात में उतरी गहराई को समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब महरो का इसके घर के चंद अफराद से इल्तफ़ात मायने ख़ेज़ हद तक बढ़ गया था, तब फरीहा की अम्मी ने इसे बेइंतहा घुरक कर मना किया। महरो को यहाँ मत लाया करो, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया। अम्मी का लहजा दबा दबा गसीला था, जैसे वो बहुत पहले ही आने वाले बुरे वक्त की आहटें पा चुकी थी। तब तक फरीहा को भी महरो का यहाँ इस कदर तसलसल से आना जाना खटक गया था। वो ख़ुद इस सूरत हाल पे घबराने लगी थी, क्योंकि महरो का इल्तफ़ात ताया की फ़ैमिली से दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अम्मी मैं इसे नहीं बुलाती, वो ख़ुद ही बहाने से आ जाती है। शायद वो अपने घर की तन्हाई से तंग आ चुकी है। इसे यहाँ अपनायत भरा हल्ले गुल्ले वाला माहौल मिलता है, शायद इसीलिए। वो चाहकर भी मनफी ख्यालात को अपने दिमाग में जगह नहीं देना चाहती थी। वो अम्मी के वसवसों को अपने दिल में नहीं घुसाना चाहती थी। अम्मी ने इसकी बात सुनकर तुरशी से कहा, अमीरों को तन्हाई की क्या परवाह, जब चाहा बाहर निकले, घूमे फिरे, होटलिंग शॉपिंग की और दिन गुजार लिया। उनका मूड ख़राब था। सहेली तुम्हारी बहनापा उनके साथ, वो मेरे तवस्सुत से तो आती है। फरीहा मिनमिनाई थी। आखिर पहले क्यों नहीं आती थी? अम्मी का अंदाज सोचता हुआ कुछ कुछ तंजिया किस्म का था, और यहाँ पे महरों के लिए इसकी सारी वकालत धरी की धरी रह जाती थी। फरीहा हैरान होती थी, वाकई महरो पहले कभी इतनी ज़िद करके क्यों नहीं इसके घर आती थी। आखिर उस दिन हुआ क्या था? इस भरी धूप में कौन सी ऐसी मकनातीसी कशिश थी जो महरो इन सब के साथ बुर्ज फैशन जोन, आउटफिटर और रहमान प्लाजा में ख्वार होने के बावजूद घर चली आई थी, वो भी बज़हद इसरार, बहुत शौक़ और चाह में। अगर फरीहा पहले कुछ अरसे पे निगाह दौड़ाती और इस धूप भरी दोपहर को याददाश्त के हर कोने से खंगाल कर सामने लाती, तो इसे इस भरी दोपहर में महरों के बदलते अंदाज, चेहरे में कुछ गैर मामूलीपन ज़रूर दिखाई दिया था। हाँ, तब फरीहा ने महसूस नहीं किया था, गौर भी नहीं किया था। हालांकि तब घर आते हुए वो ज़बरदस्ती से ड्रॉप करने आई थी और बराबर इसके बारे में छोटी से छोटी बात को रेद रही थी। हालांकि पहले ऐसा हरगिज़ नहीं था। इसने तो कभी ये पूछना भी गवारा नहीं किया था कि फरीहा के बहन भाई कितने, फिर अचानक महरो को क्या हुआ। लेकिन वो अचानक भी नहीं था। महरो बिल्ज फैशन जोन, आउटफिटर से लेकर रहमानी प्लाजा पहुंचने तक बेजार दिखाई दी थी। लेकिन ये बेजारी इस वक्त ख़त्म हो गई जब फरीहा को अपने रहमान प्लाजा आने की वजाहत देना पड़ी थी। किसे वजाहत देना पड़ी थी? ये तो कुछ भी ढका छुपा नहीं था। रहमान प्लाजा में इसे डांटने, सख्त सुस्त सुनाने की जुर्रत करने वाला सिर्फ ऑन अब्बास था, जिसे अपने घर की ख़वातीन का प्लाजा में आना कभी गवारा नहीं होता था। और इस छोटी सी झड़प के बाद ऑन चला गया था। जब तक वो वहाँ रहा था, इसकी महरों वाली साइड तरफ पुश थी। हाँ, बड़े बड़े खूबसूरत आइनों में अक्स ज़रूर वाज़े होता था। इसके चले जाने के बाद महरों के साथ जो भी हुआ वह हैरान कुन था। महरों की बेजारियत ख़त्म हो गई थी। इसका इतनी गर्मी में उन सब के साथ मामूली शॉपिंग का हिस्सा बनना और इस बात पे गुस्सा करना भी ख़त्म हो गया था। महरों के मूड में वाज़ेह तब्दीली आई थी। इस तब्दीली को सुमेरा, हुमा वगैरह ने महसूस नहीं किया था, बल्कि इस वक्त फरीहा ने भी महसूस नहीं किया था। लेकिन आज अपनी माइयों से पहले इस सितारों भरी शाम में बेदरेक महरों के बारे में सोच रही थी। इसके एक एक बदले अंदाज को, इसके एक एक साबका अंदाज को वो पहले और अब वाली महरों का तकाबली जायज़ा ले रही थी। इसमें कहाँ कहाँ बदलाव आया था वो सोचती रही और एकदम जैसे शॉक रह गई। महरों तो सरतापा बदल चुकी थी। वो पहले वाली गरूर का मुरक्का बनी महरों से किस कदर मुख्तलिफ हो चुकी थी, जो फरीहा के घर में इसकी आम से कज़न्स और भाभीयों में बैठकर मामूली गॉसिप पे खुश होती थी और कह लगाती थी। आखिर क्यों, किस लिए, इसके बदलाव की वजह क्या थी? फरीहा का सोच की इस इंतहा पे जैसे दिल बंद होने लगा था। वो इस वक्त कोई भी मनफी बात सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ तो था जो मन को बेकरारी के फेर में घबराने पर मजबूर कर रहा था। फिर जब फरीहा ने माइयों का लिबास ज़ेबतन कर लिया और ताई इसकी बलाएं लेती, अचानक कुछ याद आने पर चौंक गई थी। इन्हें वैसे अचानक ख्याल हरगिज़ नहीं आया था। वो 3-4 मरतबा पहले भी पूछ चुकी थी, फरी तुमने महरों को नहीं बुलाया, वो क्यों नहीं आ रही? उसका नंबर भी बंद है, वो ठीक तो है ना? जिस कदर महरों इस घर में तेज़ी के साथ अपनी जगह बनाती मकबूल हो गई थी, सो इसका अचानक बिला वजह ही ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना सबके लिए चंबे का बाइस था। और ताई तो कुछ ज़्यादा ही महरों के लिए कॉन्शियस हो रही थी। मैंने भी कॉल करने की कोशिश की थी, इसका नंबर बंद है।
फरीहा को भी यही बहाना सोचा था, वो बता नहीं सकी थी कि अम्मी ने इससे बातचीत करने से मना कर रखा है। तो फिर तुम आशिर के साथ जाकर ख़ुद शादी का कार्ड दे आती, इतनी प्यारी तो बच्ची है, कैसे हम में घुल मिल गई थी, ज़रा भी नखरीली नहीं, देखो तो दिल खुद ब खुद खुश हो जाए। माशाल्लाह, ऐसी मोहनी सूरत के नज़र न लगे, कि नज़र न हटे, ये कायनात वगैरह का तो इस पर दिल आ गया था। मैं भी चाहती थी कि आशिर से, वो बोलते बोलते अचानक अम्मी की मुदाखलत पे लम्हा भर के लिए रुक गई थी, वरना वो रवानी में ज़रूर कह जाती कि उनका इरादा आशिर के लिए इसका रिश्ता मांगने का था। अम्मी भी इनकी अधूरी बात का मफहूम समझ गई थी। वो तो बाहर चली गई भाभी, अमीर लोग हैं, आज इधर तो कल सैर व तफरीह के लिए मुल्क से बाहर, इसीलिए राब्ता भी मुनक़ता है। पहले तो वो बाहर से भी कॉल कर लेती थी, जाने ज़्यादा मसरूफ़ ना हो। अम्मी के बर वक्त ठोस किस्म के बहाने पे फरीहा लम्हा भर के लिए चुप सी कर गई थी। अम्मी का ये झूठ अगर खुल जाता, माहरो आज अचानक ही अगर आ जाती, क्योंकि वो फरीहा के घर हमेशा अचानक ही आती थी। अगर इसे सुमेरा वगैरह फरीहा की शादी के मुतालिक बता देती तो वो माहरो को ना बुलाने का क्या जवाब पेश करती। और भाभी, कहाँ माहरो मिल ऑनर की बेटी, कहाँ हम दरमियाने दर्जे के कारोबारी लोग, भला हमारा माहरो की फैमिली का क्या मुकाबला। अच्छा किया आपने आशिर का रिश्ता मांग कर बात नहीं गंवाई, भला माहरो का हमारे साथ कोई जोड़ बनता है। इसका बाप तो दो टोक इनकार कर देता, ये तो छोटा मुंह और बड़ी बात वाला मामला हो जाना था। अम्मी अपनी बेटी के लिए ढाल बनने की कोशिश में अपने माँ होने का पूरा पूरा हक निभा रही थी। मेरे आशिर में भला क्या कमी है, वो तो खुद ही छुरी तले नहीं आ रहा, इतने रिश्ते आ रहे हैं, वो मानता ही नहीं, जाने कहाँ दिल अटका रखा है। कुछ भाप भी निकाल ले तो तब ना। ताई कुछ आबदीदा सी हो गई थी, क्योंकि आशिर का मामला हमेशा खटाई में रहा था। लाख फर्माबरदारी के बावजूद वो हरगिज़ भी शादी के लिए नहीं मान रहा था, ना अपनी पसंद बताता था, ना उनकी पसंद पे हामी भरता था। बस एक ही बात कहता, आप उनकी शादी करते हैं, मैं इसके बच्चों का चाचा बनकर ही खुश होता रहूँगा। जाने इसके मन में क्या था। और इस वक्त आशिर की अचानक आमद ने ताई को माहरो को बुलाने वाले मौजू से हटा दिया था। फरीहा ने दिल ही दिल में सुख का सांस लिया। ये मेरे खिलाफ क्या प्रोपेगंडा हो रहा है। फरीहा पे एक चटती निगाह डालकर वो माँ से मुखातिब हुआ, जो इसे देखकर ठंडी आह भर के रह गई थी। क्या था अगर वो शादी के लिए मान जाता। ताई तुम्हें भी कुर्बान करने का सोच रही हैं। फरीहा ने मुस्कुरा कर माहौल की कसाफत कम करना चाहिए थी। मैं तो एक पर ही कुर्बान हो चुका हूँ, मज़ीद कुर्बानी नहीं दे सकता। आशिर का अंदाज़ मायने खेज़ किस्म का था। फरीहा को कुछ अजीब लगा, गो कि वो पहले भी ख़ासी मायने खेज़ गुफ्तगू करता था, ताहम इस वक्त फरीहा को कुछ अलग ही फ़ील हुआ। तो वो जन्म जली है कहाँ। माँ ये ताई को गायबान नहीं इस पर ताव आ गया। सामने हो तो इसके पैर पकड़ कर भी ले आए, वो पैर पकड़ने से भी नहीं आएगी, किस्मत के फेर में फंसी हुई है। आशिर ने ठंडी आह भर कर कहा। कैसी मनहूस है। ताई को और भी बुरी लगी थी। मनहूस नहीं, बड़ी भागवान है, नसीब वालों की दहलीज पे उतरेगी। आशिर हल्का सा मुस्कुरा दिया था। इसका अंदाज साबका ही था, ताहम इसमें हमेशा वाली मासूमियत ज़रूर मौजूद थी। मेरा दिल तो फरीहा की सहेली पे आ गया था। ऐसी सुंदर बच्ची है कि पूरे घर में उजाला भर दे। ताई को एक मरतबा फिर माहरो याद आ गई। क्यों, हमारे घर बिजली नहीं या जनरेटर का फुकदान है। आशिर ने ताई की बात को अपने ही रंग में लिया था। ताई ने इसे घूर कर देखा था, फिर अपनी बात जारी रखी। ऐसी चीनी की गुड़िया दिल चाहे तो शोकेस में सजा दें। कमाल करती हैं अम्मी, आप शोकेस बर्तन सजाने के लिए होते हैं, जीते जागते इंसान नहीं। फिर हमें एक बीवी दरकार है, कोई डेकोरेशन पीस नहीं। मोहतरमा कोई काम नहीं करती, हर काम के लिए 10-10 नौकर हैं। फिर जिम में अलग से जाना होता है, शॉपिंग, होटलिंग, हल्ला गुल्ला, इजाफी कमालात हैं। आप इतने ऊंचे ख्वाब ना ही देखें तो बेहतर है। और अगर इतना ही माहरो बीबी पे दिल आ गया था तो फिर ऑन को तख्ता मश्क बना लेती। यकीन वासिक था कि ऑन इन मोहतरमा को सुधारने की ताकत रखता था। मुझ गरीब को तो खड़े खड़े गोली से उड़ा देती। हद है भाई, ख्वाब भी देखा तो आसमानों वाला। वो इतने मज़ाहिया अंदाज में बोला था कि फरीहा की हंसी छूट गई थी। फिर वो हंस हंस कर दोहरी हो गई थी। इसकी शफाफ झलनों से हंसी ने लम्हा भर के लिए आशिर को थमा दिया था। इसके अपने लबों की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। फिर वो एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका था, उल्टे कदमों ही पलट गया था। ताई, अम्मी और फरीहा इसके रद्द अमल पे शश्तर रह गए थे। इसे अचानक हुआ क्या था। ये शदीद गर्म तरीन दिन था, न सिर्फ गर्म तरीन बल्कि मसरूफ़ तरीन भी। आशिर को बुखार था, सो वो काम पे नहीं आ सका।
आसिम और कासिम भाई नया माल बुक करवाने कराची गए हुए थे। रात को 3 ट्रक सामान के आए थे जिन्हें खाली करवाना था और आज ही करवाना था। अगले 3 दिन और भी मसरूफियत के थे क्योंकि अगले 3 दिन में बाकायदा शादी की रस्मों का आगाज़ हो जाना था। और अब्बास को आज ही तमाम काम निपटाकर फारिग होना था। वो अपने ज़ेर निगरानी पैकिंग में बंद माल नया माल उतरवा कर गोदाम में रखवा रहा था। फिर प्लाजा की मुख्तलिफ़ दुकानों में मतलूबा सामान पहुँचाने भी इसी की ज़िम्मेदारी थी। पैकिंग खुलवाना भी इसी के ज़िम्मे लगाया गया था। ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रालों को खाली करवाना बड़ा मोहतात किस्म का काम था। ऊपर से बला की गर्मी थी। अचानक ही सूरज इंतहाई पुरतपिश हो गया था। अभी एक ट्रक खाली हुआ था जब इसकी जीन्स की पॉकेट में रखा सेल फ़ोन एक तवातुर से बजने लगा। इसने मसरूफ़ अंदाज में मोबाइल निकाल कर कान से लगाया था। दूसरी तरफ एक दिल नशीन जानी पहचानी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी थी। ऑन की भवें तन सी गईं, माथे पे सिलवट नमूदार हुई थी। इसके असाब तक खिंच गए थे। इसका वजदान जिस खातून की तरफ इशारा कर रहा था, अगर कॉलर वही थी तो फिर आज इसकी ज़िंदगी का इंतहाई बुरा तरीन दिन था और वो अगले 10 साल तक भी इस कॉल को भुलाने वाली नहीं थी। अगर ज़रा सी भी गैरत रखती तो शर्म से डूब मरती। उस दिन की ज़िल्लत के बाद ऐसी जुर्रत का दोबारा मुजाहिरा न करती। और अब्बास को अंदाज़ा ही नहीं था इसका किस ढीठ और इंतहाई ढीठ खातून से वास्ता पड़ा था। मुहज़्ज़ब अल्फाज में ऐसी औरतों को मुस्तकिल मिजाज कहा जाता है। ताहम ऑन के नज़दीक वो कमाल दर्जे की ढीठ लड़की थी जिसे अपनी अना, इज़्ज़त और वक़ार का ज़रा पास नहीं था। लेकिन आज वो इसके तमाम 14 तबक रोशन कर देना चाहता था। जैसे इसने मधर आवाज़ में अब्बास कहा, ठीक इसी लम्हे ज़रा फासले पर शेड तले खड़ा होकर सूरज की तपिश से बढ़ के आग उगलने लगा था। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इस दिन की इंसल्ट के बाद राब्ता रखोगी, लेकिन आज पता चला है तुम किस कदर ढीठ किस्म की लड़की हो, बल्कि शरीफ लड़कियों के नाम की भी तौहीन हो। तुम में ज़रा भी गैरत नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुमसी बेहया बेहुदा लड़की नहीं देखी। ऑन जैसे छोड़ते ही फट पड़ा था। ये महरो की खुशनसीबी थी जो वो इस वक्त ऑन के सामने नहीं थी, वरना इस सामने खड़ा ट्रालर इसके ऊपर से गुजार देता या फिर बिल्डोज़र के पहियों तले दबा देता। इधर महरो जैसे हर किस्म के रवैये की तवक्को रख कर कॉल करने की हिम्मत खुद में लाई थी। वो जानती थी ऑन किसी भी इंतहा पे गुस्से का ग्राफ ले जा सकता था। सो इसके इत्मीनान में ऑन के जहर उगलने पर भी फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि इसने बड़े सकून और दिलचस्पी से ऑन के अल्फाज को सुना था। फिर इंतहाई बरजस्ता लहजे में बोली, वेल, कोई हसरत तो नहीं रहेगी ना? अब मुझ जैसी बेहुदा तो देख ली है। तुम ये भी समझ चुके होंगे मैं किस कदर मुस्तकिल मिजाज हूँ। तुम्हारे अल्फाज में ढीठ तरीन हूँ, तो फिर तुम मेरे टैलेंट को मान गए ना? तुम्हारे नंबर तक रसाई भी हासिल कर ली है। किसी दिन तुम तक भी पहुँच जाऊँगी, फिर तुम्हारे दिल को अपना बनाना भी मुश्किल नहीं होगा। महरो ने बड़े दिलरुबा अंदाज में कहा था, यूँ कि ऑन का सारा खून रुखसारों पे सिमट आया। इसकी बेहुदा गोई पे ऑन को बेइंतहा गैस चढ़ा था। मुझे यकीन नहीं आता फरीहा ने तुम जैसी लड़की को दोस्त बना रखा था। क्या फरीहा को अच्छे बुरे की ज़रा पहचान नहीं? तुम तो ऐसी बेलगाम लड़की हो, 4 शरीफ लड़कियों को मिनटों में अपने जैसा बेलगाम कर दो। वो इसे भिगो भिगो कर जूते मार रहा था और महरो इन फ़िक्रों को किसी एजाज़ की तरह वसूल कर रही थी। उफ़, ये मोहब्बत भी ना, कितना लाचार करती थी, कितना ख्वार करती थी, कितना बदहाल करती थी। फरीहा को अच्छे बुरे की पहचान है या नहीं, ये तुम फरीहा से ही पूछ लो। अगर मैंने फरीहा की शराफत को ख़राब किया है फिर तो ये इल्ज़ाम सच्चा होगा। अगर नहीं तो फिर अपने अल्फाज पे ज़रा दोबारा गौर कर लो। मैं तो शरीफ लड़कियों को ख़राब करने वाले इल्ज़ाम से बरी हूँ। महरो ने बड़े अंदाज से ऑन को ज़िच करना चाहा था। माहम बराबर इसे विक्ट्री का निशान दिखाकर बैकअप कर रही थी। इसकी कमर ठोंक रही थी। जस्ट शट अप, वो धीमी आवाज़ में फुनकारा था। तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है? ढंग का सवाल तो अब किया ना। महरो जैसे कुर्बान जाने लगी थी। मैंने तुम्हें एक बात बताना थी, अगर तुम गुस्सा थोक कर आराम से सुन लो तो। अब के महरो ने थोड़ा अंदाज बदल कर लहजे में आजिज़ी भर ली थी और वो शायद कॉल डिस्कनेक्ट करने वाला था। लम्हा भर के लिए रुक गया, फिर इसने पैंतरा बदल कर कहा, मैं तुम्हारी बात सुन लेता हूँ, मगर वादा करो तुम दोबारा कॉल नहीं करोगी। ये तुम्हारी आखिरी फ़ोन कॉल होगी। ऑन को अचानक लहजा बदलना पड़ा था। इसे लगा वो गुस्सा दिखाकर इसे मज़ीद चिढ़ा रहा है। ऐसी लड़कियों को दूसरे तरीके से हैंडल करना चाहिए, वरना गुस्से और इंसल्ट पे वो ज़िद में सरकशी पे भी उतर सकती थी। यूँ वो दोहरा नुकसान भी पहुंचा देती। सो ऑन को अपना दिमाग हाजिर रखना पड़ा। महरो कुछ अलग किस्म का केस लगती थी।
गो कि इस दिन से आशिर ने कई मरतबा इसे दफ्तर में बुलाकर कुरेदा था। ये फरीहा की सहेली क्यों आई थी और रोती हुई क्यों गई? कोई प्रॉब्लम थी क्या? उस दिन चाचा और कई एक सेल बॉयज़ ने भी महरो बीबी को आते और जाते देखा था। तब इसने आशिर को तो मुतमईन कर दिया था, लेकिन ख़ुद को मुतमईन नहीं कर सका था। उस दिन चाचा ने भी ओन को बुलाकर महरों के बारे में इस्तफसार किया था। हर एक की सवालिया नज़रों से ओन को ऐसी उलझन हो रही थी कि हद नहीं। सच शुक्र कि सब लोगों को मुतमईन कर दिया था और घर तक ये बात नहीं पहुंच सकी थी। और आज फिर वही महरो एक दफ़ा मज़ीद इसके ज़ब्त और सब्र का इम्तहान लेने फ़ोन कॉल पे मौजूद थी और ओन को बड़े तरीके के साथ से हैंडल करके अपना पीछा छुड़वाना था, क्योंकि वो इन अमीर ज़ादियों की चंद रोज़ा मोहब्बत के शगल से बखूबी आगा था और महरों के झांसे में आने वाला भी नहीं था। इसने बड़े तरीके से महरों को घेर घार के वादा लेना चाहा था और महरों ने भी बग़ैर मिनट लगाए इकरार का वादा कर लिया। लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी, इसने बड़ी हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए बदले में शर्त सुनाती थी। ओन को लहजे और आवाज़ में कुछ तब्दीली लाकर नरमी भरना पड़ी। अगर एक शर्त के बदले में इस चिकनी जौंक से पीछा छूट जाता तो ये कोई बहुत बड़ा सौदा नहीं था। ओन ने भी कुछ सोचकर इकरार कर लिया। देख लो, तुम अपने प्रॉमिस से हटोगे नहीं, वादा। महरों ने अपने अज़ली एतमाद के साथ कहा। ओन को दिल ही दिल में शदीद ताव चढ़ा था। क्या ये वाकई फरीहा की सहेली थी? क्या वो जानती नहीं थी 3 दिन बाद इसकी फरीहा से शादी है? इसने दिल ही दिल में पेचोताप खाते हुए एक लफ्ज़ वादा कहा, यूँ कि दूसरी तरफ महरों को जैसे हफ्ते अकलीम की दौलत हासिल हो चुकी थी। वो बेइंतहा मसरूर और शाद हुई। खुशी इसकी आवाज़ से छलक रही थी। मैं तुम्हें दोबारा कॉल करके तंग नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन करना होगा और इस यकीन का इकरार भी करना होगा। महरों ने एक जज्ब के आलम में इस तक अपनी शर्त पहुँचा दी थी जिसे सुनकर इसे डंक लगा था। वो जैसे बिदक कर पीछे हटा था। दूसरे लम्हे गुर्रा उठा। शट अप। इसकी गुर्राहट पे कुछ फासले पे खड़े चाचा मज़दूरों से कर्टन उठवाते चौंक से गए थे। मान ओन को ख्याल आने पर अपना लहजा धीमा करना पड़ा था। इसने जैसे खून का घूंट भरा था। फिर फ़ोन को कान से हटाकर दोबारा लगाते बमुश्किल बोला, मैं ये काम नहीं कर सकता। इसने साफ इनकार कर दिया था। तो फिर मैं 24 घंटों में तुम्हें 48 कॉल्स करूँगी और 2000 SMS। बोलो, मंजूर है? वो जैसे लंबा सा लुत्फ़ लेते हुए ब्लैकमेलिंग पे उतर रही थी। दूसरी तरफ ओन को लम्हे भर के लिए दिमाग को ठंडा करके सोचना पड़ा था। इसे शायद गुमान हुआ था कि ये लड़की इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। वो चाहता तो फरीहा को बताकर इसका इमेज तबाह कर सकता था, इसके करतूतों का इश्तहार लगवा सकता था। लेकिन फिर होता क्या? महरो बदनाम हो जाती। एक लड़की, एक औरत जिसे अपने निस्वानी पेंदार की परवाह नहीं थी। लेकिन ओन भी घर में बहन भाई कज़न्स और मज़ीद रिश्ते रखता था। वो किसी की बेटी को क्यों बिला वजह बदनाम करता? गो कि अब तो वजह भी थी, फिर भी ये सब इसकी तरबियत का हिस्सा नहीं था। काफ़ी देर सोचने के बाद ओन ने ज़रा नर्म आवाज़ में से उलझाने बात ख़त्म करने की गर्ज से कहा, वेल, मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं यकीन कैसे करूँ? तुम्हें यकीन तो दिलाना पड़ेगा। अब ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम मुझे कैसे यकीन दिलाती हो अपने तईं। इसने महरों को लाजवाब करना चाहा था, मगर वो महरो ही क्या जो लाजवाब हो जाती। इसका अज़ली एतमाद, नखरा, हाजिर जवाबी लौट आई थी। अब इसे ओन को सताकर मज़ा आ रहा था। वो इस गुफ्तगू को मज़ीद लंबा खींचने की ख्वाहिश रखती थी। मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। वक्ती उबाल वाली मोहब्बत नहीं, लंबी और हमेशा वाली। तुम कहो, किस तरह से यकीन करोगे? क्या जहर फाँक लूँ, सुसाइड कर लूँ, शहरक काट लूँ, ख़ुद को आग लगा लूँ, या तुम्हारे प्लाजा की 4थी मंजिल से कूद जाऊँ? इसके अगले अल्फाज ने ओन के 17 तबक रोशन कर दिए थे। इसके समाते जैसे सुलग उठी थी। बरजस्ता बोल पड़ा, मैं तुम्हारा कत्ल अपने ज़िम्मे क्यों लूँ? मरना चाहती हो तो शौक़ से मरो ताकि तुम्हारा पीछा छूट जाए। महरों ने तंजिया कहा। ख़ासी समझदार हो। वो भी तंजिया उतर आया था, तंज पे उतर आया था। बहुत बद दिमाग भी हूँ, इसने जितलाया। वो तो नज़र आ रहा है। इसने फ़ोन बंद करना चाहा। मेरी बात सुनो। महरो जैसे इसका इरादा भांप गई थी। क्या है? वो मुश्तइल हुआ, क्या पीछा छोड़ोगी या नहीं? इसके ज़ब्त की इंतहा हो चुकी थी। हरगिज़ नहीं। महरो ने कॉल काट दी थी। फिर वो बेड पे लेट कर हंस हंस के लौटपोट हो गई। ओन से बात कर लेने की सरखुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था ओन ने इससे इतनी लंबी बात की थी।
اس کی ہر بے سروپا بات کا جواب بھی دیا تھا۔ ماہروں کا یقین کامل تھا کہ ایک نہ ایک دن اون کو اس کی محبت پہ یقین بھی آ جائے گا اور ماہروں پہ اس خوبصورت دن مبارک بادی کا فیضان ہوگا۔ پھر یہ فون کالز کا سلسلہ رکا نہیں تھا، بڑھتا چلا گیا تھا، اور وہ اگلے 3 دن سے بھی پہلے صرف 24 گھنٹوں کے اندر اندر ناک کے بانسے تک عاجز آ گیا تھا۔ 24 گھنٹوں میں ہر 1 منٹ بعد ماہروں کی کال آ رہی تھی، ہر سیکنڈ بعد میسج موصول ہو رہا تھا۔ وہ بیک وقت 3 نمبروں سے کال، مس کال، میسج، SMS کر رہی تھی۔ پھر یہ سلسلہ اون کے موبائل تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ پلازا کے ہر مختلف پارٹ، دکان، حصے میں لگے الگ الگ فون سے بھی کالز آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ صرف 24 گھنٹوں میں اس صورتحال پہ متوش ہو گیا۔ یوں لگتا ہر اٹھتی نگاہ اس سے سوال کرتی ہے، ہر اٹھتی نگاہ میں اس کے لیے عجیب تاثر ہوتا تھا۔ یہ اس کی اپنی اندرونی کیفیات تھی جو اسے چور بنا رہی تھی، اور آج تو حد ہو چکی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک اسے 180 کالز اور 700 کے قریب میسیجز موصول ہوئے تھے۔ سب سے بڑی شرمسار کرنے والی بات تو یہ تھی، جب وہ کپڑے کے لوڈڈ ڈپو سے کپڑا اتروا رہا تھا تب اس کی جیب میں موبائل بھیانک سائرن کی طرح بجتا رہا۔ متواتر میسیجز بھی آتے جا رہے تھے۔ تنگ آ کر اس نے فون سائلنٹ پہ کر دیا تھا۔ تبھی ابو اور چاچا کی غصے بھری کالز PTCL پہ آنے لگیں۔ وہ اسے موبائل توڑ دینے کا مشورہ دے رہے تھے۔ ظاہر ہے جب ضرورت کے وقت اٹھانا نہیں تھا تو پھر موبائل جیسی سہولت کی ضرورت کیا تھی۔ 3 دن سے وہ سائلنٹ والا حربہ بھی آزما کر بیزار ہو چکا تھا، کیونکہ ابو اور چاچا کے بعد امی، چاچی، بھابھیوں نے بھی اسے خوب سنائی تھی۔ وہ 3 گھنٹے ٹریفک میں پھنسی رہی، بار بار اسے کال کر رہی تھی کہ وہ انہیں دوسرے روڈ سے پک کر لے، لیکن چونکہ اون نے سیل سائلنٹ پہ کر رکھا تھا اس لیے پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ وہ تو اس سچویشن پہ چکرا کے رہ گیا تھا۔ اب تو دکان میں کام کرنے والے لڑکے تک جان چکے تھے سورہ اسرافیل کی طرح بجتی گھنٹیوں میں کوئی خاص بات تو ضرور تھی۔ یوں لگتا ہر آنکھ میں اون کے لیے کھوج بھر گئی ہے، یعنی وہ بھی اون عباس بھی اس لت سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا جسے بڑے بڑے محتاط رہنے کے دعوے ہوا کرتے تھے، جس کا ماضی صاف شفاف تھا اور جو کسی پرائی عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ اسے اپنے باپ اور چاچا کی برسوں بنائی گئی عزت ناموس کی بڑی پرواہ تھی۔ اون کیوں نہ اس صورتحال پہ پریشان ہوتا جو بنی بنائی عزت پہ کیچڑ اچھالنے کا سبب بن رہی تھی۔ پھر چاچا اور ابو تک نے اسے بلا کر پوچھ لیا تھا، یعنی اس کے ارد گرد رہنے والے قریبی لوگ اچنبے کا شکار ہو کر چونک رہے تھے۔ کوئی مسئلہ ہے اون؟ تمہارا دھیان کام پہ نہیں، ہر وقت موبائل کی گھنٹیاں بجتی ہیں۔ میں کچھ اڑتی اڑتی بکواس بھی سن رہا ہوں۔ ابو نے نرم آواز میں سے خوب اندر تک لتاڑ دیا تھا۔ تب وہ اور بھی پریشان ہوا تھا۔ اس وقت ابو اور چاچا کو تو قائل کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی بے چینی کو کسی طور پہ قابو نہیں کر سکا تھا۔ جیسے یوں لگتا تھا کچھ ہو کر رہے گا۔ یہ جو ولایتی طوفان اس کی زندگی میں اٹھ رہا تھا یہ کوئی معمولی طوفان ہرگز نہیں تھا۔ پہلے اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ لڑکی اس کا روڈ بیہیویئر دیکھ کر خود بخود ہٹ جائے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ انتہائی ڈھیٹ لڑکی تھی۔ وہ نہ بے عزتی سے ڈرتی تھی نہ بدنام ہونے سے، اور زبان اس کی اتنی لمبی تھی کہ اکثر وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ جاتا تھا۔ حتیٰ کہ تنگ آ کر اس نے ماہروں کو یہ تک بھی کہا، میری شادی ہو رہی ہے تو میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیں۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا، گرج تھی، غراہٹ تھی، کچھ بے بسی بھی۔ اس نئی اطلاع کو سن کر بجائے وہ شاکڈ ہوتی، اس پہ لعنت بھیجتی، اس کا پیچھا چھوڑتی، بلکہ وہ تو بہت ایکسائٹیڈ ہو چکی تھی۔ کیا میرے ساتھ؟ اس کا انداز انتہائی برجستہ تھا۔ وہ ہر بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی۔ اس کے لیے کچھ بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ جب اسے اپنے نسوانے پندار کی پرواہ نہیں تھی پھر وہ اون عباس کی پرواہ کیوں کرتی؟ اس وقت بھی وہ نئی سم منگوا کر پہلی سم کو توڑنے کے بعد سر تھام کر بے بس سا بیٹھا تھا۔ یہ ایک ہی دن میں چوتھی سم تبدیل ہو رہی تھی۔ اب تو اس کے بھائی بھی چونک کر سوال کرنے لگے تھے، تم نے سم میں بدلنے کا کوئی ریکارڈ تو نہیں قائم کرنا؟ یہ سوال قاسم نے کیا تھا۔ ابھی یہ پہلا سوال تھا، پھر سوالوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یوں کہ اون عباس بوکھلا گیا۔ ابھی اس وقت عاشر نے اندر آتے بار بار اسے کسی کی کال کو ڈسکنیکٹ کرتے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اس کے قریب ہی لیدر کے آرام دہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں اون کے وجیح چہرے پر پھیلی الجھن کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کا انداز بھی کچھ کھوجتا ہوا تھا۔ کافی دیر دونوں بھائیوں کے درمیان معنی خیز سی چپ کی ردا تنی رہی، پھر عاشر کو ہی پہل کرنا پڑی۔
آج کل فون پہ بڑے مصروف رہتے ہو، کبھی میسیج دیکھتے ہو، کبھی میسیج لکھتے ہو، کبھی کالز سنتے ہو، کبھی سم بدلتے ہو، کبھی سم توڑ دیتے ہو، کبھی فون بند رکھتے ہو، کبھی سرے سے فون ہی توڑ دیتے ہو۔ یہ کوئی تیسرا موبائل ہے تمہارا؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آج کل ابو اور چاچا بھی تمہاری روش سے چنبے کا شکار ہیں۔ عاشر نے بغیر تمہید کے صاف صاف بات کرنے کی ٹھان دی تھی۔ اسے ابو نے اون کے پاس بھیجا تھا تاکہ وہ اس کی پرابلم تو کھو جائے۔ ویسے بھی دونوں بھائیوں میں اتنی بے تکلفی دوستی تو تھی ہی کہ وہ بآسانی اون سے ہر معاملے میں ڈسکشن کر سکتا تھا۔ اون جیسے عاشر کی بات سن کر بھونچکا رہ گیا تھا۔ یہ تو گویا بہت سی باتیں تشت ازبام ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ اون عجیب سی بے بسی میں جکڑ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی کو بتا دیا تب بھی عذاب تھا، نہ بتایا تب بھی عذاب تھا۔ کچھ نہیں یار، اون نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ اس دوران بار بار اس کا موبائل فون بلنک کر رہا تھا۔ عاشر نے ایک نظر موبائل اسکرین کو دیکھا، پھر اون کے چہرے کی طرف۔ کچھ دیر بعد میسیجز آنا شروع ہو گئے تھے۔ عاشر کی توجہ بار بار اصل موضوع سے ہٹ رہی تھی، اور پچھلے کچھ دنوں سے ہر ایک فرد کو اون سے یہی شکایت تھی۔ اس کے پاس ایک منٹ کھڑے ہو کر بات کرنا بھی عذاب ہو جاتا تھا، کیونکہ ایک منٹ میں 100 دفعہ اس کے نمبر پہ کال اور میسیج آنے شروع ہو جاتے تھے، جب تک کہ وہ اٹھا نہ لیتا، سن نہ لیتا، دیکھ نہ لیتا یا ڈسکنیکٹ نہ کر دیتا۔ یہ سب کیا ہے اون؟ کیا تم جواب دینا ضروری سمجھتے ہو؟ اس دفعہ عاشر نے بہت غصے میں کہا تھا، چونکہ اون کی توجہ بھی بار بار ہٹ رہی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے موبائل کو دیکھتا تھا، جس کی اسکرین منٹ بعد روشن ہو جاتی تھی۔ ابھی یہ بات ہم تک محدود ہے، کل کو چاچی، امی، فریحہ، باقی سب بھی جان جائیں گے۔ بہتر یہی ہے تم اس سلسلے کو بند کرو۔ کل تمہاری بارات ہے اور آج شام کو مہندی کے رسم، ادھر تم فون خریدنے، توڑنے، سم میں بدلنے میں مشغول ہو۔ عاشر نے اتنے دنوں کا غصہ باہر نکال دیا تھا اور خاص سے جارحانہ انداز میں اس کو لتاڑنے کی کوشش کی تھی۔ اون کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے بے انتہا توہین اور ذلت محسوس کی تھی۔ وہ اپنے سے 10 ماہ چھوٹے بھائی کے سامنے بے انتہا شرمندہ ہو گیا تھا۔ اب اون عباس پہ یہ بھی وقت آنا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی کے سامنے سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کمرہ عدالت میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اس ماہرو سرفراز کی سرکشی کے سبب اس کی ایک ماہرو سرفراز نے اون عباس کو اتنا ہلکا بے بس کر دیا تھا جسے اپنے ڈیفنس میں بولنا بھی محال لگ رہا تھا۔ وہ ہونٹ چباتا غصے میں کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اون، گھر میں خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہیں، تم بھی ذرا سنبھل جاؤ۔ ایسا ویسا کوئی قصہ ہے تو اس پہ لعنت ڈالو۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو فریحہ ہم سب کو کس قدر عزیز ہے، اور اس کی آنکھ میں اترا آنسو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا۔ تم فریحہ کو رلانے کا سبب بنے تو اچھا نہیں ہوگا، بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اسے میری وارننگ سمجھ لو۔ ابو کسی بھی بدنامی کے بار کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھا گیا تھا۔ دوسرے معنوں میں ابو کی طرف سے وارننگ دے گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا ابو بھی کچھ ماہرو والے قصے سے آگاہ ہو رہے تھے۔ ظاہر سی بات تھی، سب کچھ اس قدر واضح تھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق نتیجہ اخذ کر لیتا۔ اون مارے غصے کے بپھر رہا تھا، اور اسی غصے کے عالم میں اس نے دفتر کی ایک ایک قیمتی چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ اوپر سے اس کا موبائل بھی بھیانک سریں بکھیر رہا تھا۔ پھر ایک انجان نمبر سے میسیج آ گیا۔ وہ جو تھک ہار کے صوفے پہ ڈھہ گیا تھا، لمحہ بھر کے لیے چونک گیا کہ اسے میسیج کھول کے دیکھ لینا چاہیے۔ کیا خبر کسی کا ضروری میسیج ہو۔ اگر اس نے میسیج نہ دیکھا اور ابو تک فون چلا گیا تو اس کی اچھی بھلی کلاس لگنے کا خدشہ تھا، اسی لیے اون کو میسیج کھول کے دیکھنا پڑا۔ سامنے ایک نظم کے چند الفاظ چمک رہے تھے۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں ٹوٹ کر تیرے نقش آنکھ کی پتلیوں سے مٹا سکوں۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں دل سے پھر تیری عمر بھر کی رفاقتوں کو بھلا سکوں۔ کوئی مجھ کو ایسی دلیل دے کہ میں عمر بھر تیری یاد کا کوئی جشن ہی نہ منا سکوں۔ اگر ایسی کوئی سبیل ہے تو پھر آزما، جو نہیں تو پھر مجھے یاد کر، مجھے یاد آ۔ اون کے دماغ سے شرارے نکل رہے تھے۔ اس کے اندر جوار بھاٹا تھا جو جمع ہو رہا تھا، آتش فشاں تھا جو پھٹ رہا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے دفتر کی حالت زار کو دیکھ کر اس کا باپ آگ کی طرح بھڑک اٹھا تھا۔ ابو بھی کچھ دیر پہلے پلازا میں آئے تھے۔ آتے ساتھ عاشر سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ عاشر نے انہیں تسلی دی تھی کہ اون ٹھیک ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ سو بڑے چین کے عالم میں اوپر دفتر کی طرف آئے تھے۔ ان کے دل سے چند دن پہلے والے وسوسے مٹ چکے تھے۔ عاشر نے ان کی اچھی تسلی کروا دی تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے ہونے والے واقعات میں انہیں اون بڑا چڑچڑا، بیزار، بدمزاج محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بات بے بات کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ اس کی شادی ہو رہی تھی
اور یہ شادی زبردستی کی بھی نہیں تھی. پھر اون کے غصے بد مزاجی کا سبب کیا تھا؟ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، جبکہ وہ دن بدن بیزار، روکھا اور غسیلا ہو رہا تھا. اون کے باپ اور فریحہ کے تایا ہونے کے ناطے ان کے سارے وسوسے بے سبب نہیں تھے. انہیں ڈر تھا کچھ انہونا نہ ہو جائے. وہ ان دنوں سخت پریشان تھے اور چاہتے تھے کہ اون فریحہ کی شادی خیر خیریت سے نپٹ جائے. اور اب دفتر کی حالت دیکھ کر انہیں اون کی ذہنی کنڈیشن کا صاف نظارہ ہو رہا تھا. وہ تو پورے دفتر کو ٹوٹا بکھرا دیکھ کر بھونچکا رہ گئے تھے. انہیں عاشر کی تسلی پہ تاؤ چڑھ گیا. کیا اس نے اپنے باپ سے جھوٹ بولا تھا؟ وہ بھائی کے کسی عیب، غلطی یا راز کو چھپا رہا تھا؟ آخر کچھ تو تھا پس پردہ جسے عاشر نہ صحیح اون لازمی طور پہ چھپا رہا تھا. آخر کیا تھا جس کی پردہ داری تھی؟ ان کے دماغ سے اون کی طرح ہی شرارے نکلتے تھے. اوپر سے اس کا بجتا موبائل، چونکہ تین موبائل تھے اور ہر نمبر پہ ایک ساتھ کالز آ رہی تھی. ابو جیسے لمحوں میں سمجھ کر آگ بگولا ہو گئے تھے. ان کا شک یقین میں بدلتا تھا. اون کے پیچھے کوئی تھا، کوئی لڑکی، شاید اس کی محبوبہ، یا پھر ان کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھی. وہ خون خوار تیور لے کر اس کے قریب آئے تھے. پھر انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا تھا اور خونی رنگ آنکھوں سے اون کو گھورتے ہوئے لہرا کر اس کے منہ پر گونجدار تھپڑ دے مارا. یہ ساری کارروائی آدھے منٹ میں ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے دروازہ لاک کر دیا تھا. پھر وہ شرارے اگلتے اس کے سر پہ کھڑے چلانے لگے تھے. میں کہتا ہوں تم بے غیرت ہو چکے ہو. شرم نہیں تمہیں؟ رات کو مہندی کا فنکشن ہے، کل بارات ہوگی اور تم مجھے پوری برادری کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہو. ایک جائز تعلق بننے میں رات بھر کا وقفہ بچا ہے اور تمہارے پچھلے عشق کی آگ نہیں بجھ رہی. اتنے دنوں سے تماشا دیکھ رہا ہوں، تحمل سے کام لے رہا ہوں تاکہ تمہیں کچھ تو شرم آئے. مجھے تمہارے منہ نہ ہی لگنا پڑے. جو باپ بیٹے کے درمیان پردہ سا حائل ہے وہ چاک نہ ہی ہو. تم نے آج انتہا کر دی جب ان کا سارا لاوا ابل کر اون کے پورے وجود کو غبار آلود کر گیا تھا. جب اون کی عمر بھر کی پونجی کو انہوں نے ایک ہی جھٹکے میں داغدار کر دیا تھا. جب اون کے کردار تک بات پہنچ گئی تھی تو پھر اون کے پاس باقی کیا بچتا تھا؟ اس کا سب کچھ تو لٹ گیا تھا. وہ اپنے باپ کے سامنے رسوا ہو گیا تھا. اس کا باپ تو اپنی بھڑاس نکال کر جا چکا تھا. لیکن اون عباس کے اندر ابلتے آتش فشاں کو کیسے روکا جاتا؟ وہاں تو آگ ہی آگ تھی جو آج اون عباس کے نصیب میں ذلت آئی تھی. اس کا ایک حصہ ماہرو کو بھی ملنا چاہیے تھا. وہ بھی اتنی ہی ذلت اور رسوائی کی حقدار تھی. اگر اون عباس ذلیل ہوا تھا، اپنے باپ کے سامنے خوار ہوا تھا، تو ماہرو سرفراز کو بھی اپنے باپ کے سامنے ذلیل ہونا تھا. وہ جارحانہ انداز میں اٹھا تھا اور کسی بپھرے طوفان کی طرح باہر نکل گیا. اس کے انگ انگ سے شرارے پھوٹ رہے تھے. پورا گھر لائٹنگ سے سجایا جا رہا تھا. باہر گراؤنڈ میں شامیانے لگائے جا رہے تھے. مہندی کا فنکشن گراؤنڈ میں ہونا تھا. بارات ہوٹل میں آنی تھی. اگر اون تائی کا بہت لاڈلا تھا تو فریحہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی. اس لیے شادی انتہائی دھوم دھام سے ہونا قرار پائی تھی، کیونکہ واقعی یادگار ترین شادی تھی. کبھی بھلائی جانے والی نہیں تھی، نہ کوئی اسے بھلا پاتا. فریحہ تو کبھی بھی نہیں. سر شامی ڈھولک کی تھاپ پہ گیتوں کی پریکٹس شروع ہو گئی تھی. اس کی ساری کزنس بہت پرجوش تھیں اور رات بھر سے ڈانڈیاں سیکھ رہی تھیں. تائی اور امی بہت مصروف تھیں. ثنا اور مریم پارلر روانہ ہو چکی تھی. کائنات مہندی لگوا رہی تھی. ثنا کی بیٹی زینب فریحہ کے پاس تھی، جسے تھپک تھپک کر سلاتے ہوئے اس کی سوچوں کا کوئی رخ بھی مثبت نہیں تھا. امی نے اسے چپکے آنسو بہاتے دیکھا تو اندر آ گئی. انہوں نے اسے ڈپٹ کر کہا، فریحہ کیوں رو رہی ہو؟ حد ہے بیٹا، تمہیں کوہکاف نہیں جانا، نہ کسی دوسرے شہر جانا ہے، نہ کسی دوسرے پورشن میں جانا ہے. بس ایک کمرہ تو بدلے گا. یہاں سے